अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर गुल रहमान अलमी और आज हमारा थर्ड लेक्चर है अबाउट द ब्लड। आज हम लोग ब्लड कोआगुलेशन या जिसके लिए हम लोग टर्मिनोलॉजी हीमोस्टेसिस या हीमोस्टेसिस वर्ड यूज़ करते हैं। आज हम ब्लड कोआगुलेशन के बारे में पढ़ेंगे कि ब्लड जो है वो कभी भी अगर ब्लीडिंग होती है, किसी भी रीज़न की वजह से अगर इंजरी होती है बॉडी के अंदर, तो वो किस वजह से या किस प्रोसेस से किस मैकेनिज्म के साथ वो ब्लड जो है वो स्टॉप होता है और वहाँ पर क्लॉट किस तरह से बनता है, प्लेटलेट प्लग किस तरह से बनते हैं। तो आज हम ये प्रोसीजर आप लोगों को बताएंगे और ये प्रिंसिपल्स आपके सामने शेयर करेंगे, ये मैकेनिज्म्स। कोagulation या हेमोस्टेसिस एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसको समझना हर मेडिकल फील्ड के स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बेशक वो किसी भी शोबे से उनका ताल्लुक हो। हेमोस्टेसिस अगर हम देखें तो ये बेसिकली एक प्रोसेस होता है जिसमें क्लॉट फॉर्मेशन का प्रोसेस होता है। क्लॉट अब कहाँ पे बनेगा? कोई भी अगर ब्लड वेसल्स जब डैमेज होते हैं वहाँ से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी और उस ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए वहाँ पे क्लॉट बनना ज़रूरी है। जिस तरह फॉर एग्जांपल कहीं से भी अगर हाथ पे या पाँव पे कहीं पे भी अगर इंजरी होती है तो इंजरी उस वक्त तक जारी रहेगी, वो सॉरी वहां से ब्लीडिंग उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक कि वहां पे क्लॉट नहीं बनता। जिस पॉइंट पे जब वहां पे क्लॉट बनेगा तो उसके बाद वहां से जो फ्लूइड लॉस है या जो ब्लड लॉस है वो फिर प्रिवेंट हो जाएगा। तो इस ओवरऑल इस क्लॉट फॉर्मेशन के प्रोसेस को हम लोग हीमोस्टेसिस कहते हैं और जिसका मेन पर्पस ये होता है कि ब्लड लॉस को प्रिवेंट करना, ब्लड लॉस प्रिवेंट करना या ब्लड जो बह रहा होगा उसको स्टॉप कर देना। और उसके बाद ही फिर जब ब्लड लॉस प्रिवेंट होगा, जब ब्लड लॉस स्टॉप होगा, उसके बाद फिर वोंड हीलिंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है। आपने मेरे ख्याल में कभी भी किसी को भी नहीं देखा होगा कि उसके जख्म से खून भी बह रहा हो और उसका जख्म जो है वो ठीक भी हो रहा हो। पहले खून स्टॉप होता है, क्लॉट बनता है वहां पे, उसके बाद फिर हीलिंग प्रोसेस वहां से स्टार्ट होता है। और जो ब्लड स्टॉप होने का जो प्रोसेस है उसको तो हम लोग हीमोस्टेसिस कहते हैं, लेकिन जो ब्लीडिंग है या इंटरनल ब्लीडिंग खासकर उसके लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं हेमोरेज का, उसको हम लोग हेमोरेज कहते हैं। फिर जो हेमोस्टेसिस का प्रोसेस है इसमें डिफरेंट सेल्स, पार्ट्स ऑफ द बॉडी या डिफरेंट केमिकल्स वगैरह इसमें इन्वॉल्व होते हैं। एक जो है वो इसमें खासकर ब्लड वेसल्स जो है वो मेन इसमें रोल प्ले करते हैं, क्योंकि जब तक ब्लड वेसल्स कट नहीं होगा उस वक्त तक ब्लीडिंग नहीं होगी। तो इसका मतलब ब्लड वेसल जो है वो डायरेक्ट उनका रोल है हेमोस्टेसिस में। और दूसरा जो है प्लेटलेट सेल, जो कि हमारे प्रीवियस लेक्चर में हमने बताया ना कि ब्लड के 3 तरह के सेल्स होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स एंड रेड ब्लड सेल्स। इसमें जो प्लेटलेट्स हैं वो हेमोस्टेसिस या ब्लड कोagulation वगैरह में रोल प्ले करते हैं। तो प्लेटलेट्स जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हेमोस्टेसिस में, जो कि प्लेटलेट प्लग बनाते हैं और कोagulation फैक्टर्स को एक्टिवेट वगैरह करते हैं, इनके एक्टिवेशन में रोल प्ले करते हैं। तो आगे इस लेक्चर में हम आपको बताएंगे। और उसके बाद ब्लड कोagulating फैक्टर्स या ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये ब्लड कोagulating फैक्टर्स या जो क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं ये बेसिकली प्रोटीन इन नेचर होते हैं। मोस्टली जो है वो प्रोटीन इन नेचर होते हैं जो कि अपने फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। ब्लड को जो क्लॉटिंग है वो क्लॉट को बनाते भी हैं और क्लॉट की ब्रेकडाउन भी करते हैं कुछ। उसमें फिर हमारे पास कुछ जो है वो इनहिबिटर्स भी हमें चाहिए होते हैं हेमोस्टेसिस के लिए, कुछ जो है वो हमें फिब्रिनोलिटिक्स भी चाहिए होते हैं। इनहिबिटर्स वो केमिकल्स या वो क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं जो कि हेमोस्टेसिस या जो क्लॉट बनने का प्रोसेस था उसको स्टॉप करेंगे। जाहिर सी बात है जब कहीं पे भी अगर जख्म होते हैं वहां से पर क्लॉट बनेगा तो कोई नेगेटिव फीडबैक का रिस्पांस भी होना चाहिए कि वो क्लॉट जो है वो एक्सटेंसिवली क्लॉट ना बने, बहुत ज़्यादा क्लॉट जो है वो प्रोड्यूस ना हो। और दूसरा है कि फिब्रिनोलिटिक्स की भी बॉडी में ज़रूरत है। फिब्रिनोलिटिक्स मीन्स ये 2 वर्ड से निकला है, एक फिब्रिनो फॉर फ्रॉम फिब्रिन जो कि विच मीन्स फाइबर, और लेटेक्स जो है वो लाइसिस से निकला है विच मीन्स ब्रेक डाउन। तो जो वो केमिकल्स या वो एंजाइम्स या क्लॉटिंग फैक्टर्स जो कि फिब्रिन या जो क्लॉटिंग कोagulation में जो फिब्रिन प्रोटीन्स बनते हैं जो उस प्रोटीन की लाइसिस करे। जिस तरह आपने देखा होगा अक्सर जब जख्म होता है किसी भी टॉपिकल सरफेस पे, फॉर एग्जांपल जख्म होता हो, तो जब पहले वहां पे ब्लड जो है स्टॉप होते हैं वहां से फिर क्लॉट बनता है, फिर उसके बाद रिपेयर का प्रोसेस स्टार्ट होता है। 2-3 महीने या कुछ दिन जो है वो रिपेयर चल रहे होते हैं। जब वो जगह प्रॉपरली बन जाए उसके बाद वो जो क्लॉट बना हुआ होता है वो हम लोग वहां से फिर
उसके साथ जबरदस्ती तो नहीं करनी चाहिए, वो फिर खुद ब खुद अलग होकर हम उसको डिस्कार्ड कर देते हैं। तो वो खुद ब खुद किस तरीके से अलग हो रहे हैं, बेसिकली वो फिब्रिनोलिटिक्स के जरिए से अलग हो रहे हैं। फिब्रिनोलिटिक्स जो है वो उस क्लॉट को सेपरेट आउट कर रहे हैं। जो उसके अलावा बाकी डिफरेंट क्लॉटिंग फैक्टर्स और एडीपी एडेनोसिन डाई अमीनो फॉस्फेट जो कि केमिकल मैसेंजर के तौर पे एक्ट कर रहे होते हैं, इसी तरह एटीपी भी जो है वो काम कर रहे होते हैं। यहाँ पे आयोनाइज्ड कैल्शियम कैल्शियम की यहाँ पे जरूरत है, लेकिन आयोनाइज्ड कैल्शियम की यहाँ पे जरूरत होती है, जो कि एज अ क्लॉटिंग फैक्टर के तौर पे काम कर रहे होते हैं। और दूसरा कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स या हार्मोन्स भी चाहिए होते हैं, जिस तरह सेरोटोनिन फॉर एग्जांपल एपिनेफ्रिन है या थ्रोम्बोक्सिन ए2 है, जो कि ब्लड की जो वेजो कंस्ट्रक्शन है वो प्रोसेस परफॉर्म कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से हेमोस्टेसिस जो है वो अमल में लाई जा सकती है। फिर जिसमें जो फिब्रिनोलिटिक्स हमने बताया था, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि फिब्रिनोलिटिक्स किस तरह से काम करते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें जो फिब्रिनोलिटिक एजेंट्स हैं या जो कुछ मेडिसिन भी उनके फिब्रिनोलिटिक्स के तौर पे यूज़ होते हैं, जो थ्रोम्बस से रिलेटेड डिजीज होते हैं या फिर जो जिन पेशेंट्स में थ्रोम्बस बनता है, तो उन या एम्बोलिज्म वगैरह जिसको हम लोग कहते हैं, उसमें ये होता है कि जो फिब्रिनोलिटिक एजेंट्स दिए जाते हैं या एंजाइम्स इस तरह के होते हैं या इस तरह के हार्मोन दिए जाते हैं, खासकर एंजाइम दिए जाते हैं, जिनसे जहां पर भी क्लॉट बना होगा, थ्रोम्बस बना होगा, वो ड्रग जो है जाके या वो एंजाइम जाके वहां पर उस क्लॉट को खत्म कर देते हैं। जिस तरह यहाँ पर आप देख रहे हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये क्लॉट बना हुआ है, यहाँ पर डिफरेंट जो है वो ये ब्लैक जिस तरह यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं, डिफरेंट जो है यहाँ पर फिब्रिनोलिटिक एजेंट्स आ जाते हैं। ये ब्लैक जिस तरह एक ये हैं, एक ये हैं, दूसरा जो हमारे पास ये हैं, ये क्या करते हैं कि ये उस क्लॉट को खत्म कर देंगे, वहां से एरिया को क्लियर कर देंगे वहां से। ये इंटरनल क्लॉट्स के लिए भी ये होते हैं और एक्सटर्नल जो क्लॉट्स हैं जो बॉडी सरफेस के ऊपर बनते हैं, उनके लिए भी ये फिब्रिनोलिटिक्स जो है वो काम करते हैं। जो हेमोस्टेसिस का प्रोसेस है, ये इसमें तीन मेन स्टेप्स होते हैं। एक हमारे पास वेजो कंस्ट्रक्शन है, मींस वेस्कुलर स्पाज्म। सेकंड जो हमारे पास प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन है। थर्ड हमारे पास ब्लड कोगुलेशन है। जो वेजो कंस्ट्रक्शन है, जिसमें प्राइमरी हेमोस्टेसिस, वेजो कंस्ट्रक्शन और प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन को हम लोग प्राइमरी हेमोस्टेसिस कहते हैं, जो कि फौरन जब भी जख्म होता है तो फौरन जो है ये यही प्रोसेस हो रहा है। और जो सेकेंडरी कोगुलेशन है, इसको सेकेंडरी जो ब्लड कोagulation है, इसको हम लोग सेकेंडरी हेमोस्टेसिस कहते हैं, जो कि टाइम कुछ टाइम जो है वो ये ज्यादा लगाता है एज कम्पेयर टू प्राइमरी हेमोस्टेसिस। और जो फिब्रिनोलिटिक प्रोटीन है, जिस तरह पहले बताएं कि ये एक्सेसिव क्लॉट को नहीं बना, यहाँ पर भी यही बेसिकली दिखाया है कि जो फर्स्ट स्टेज है हेमोस्टेसिस के, ब्लड वेजो कंस्ट्रक्शन और प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन को प्राइमरी हेमोस्टेसिस कहते हैं। सेकेंडरी हेमोस्टेसिस मींस क्लॉट फॉर्मेशन, जिसमें ये ओवरऑल ये सारा का सारा प्रोसेस इसमें हो रहा होता है। ये हम लोग आगे वाली स्लाइड में इसको एक्सप्लेन, इसमें एक डायग्रामेटिकली शो करवाएं कि फॉर एग्जांपल जब कभी भी इंजरी होती है तो वहां पर सबसे पहले वेजो कंस्ट्रक्शन होता है। वेजो कंस्ट्रक्शन मींस के ब्लड वेसल्स का साइज जो है वो कम हो जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे जो ये एरिया नॉर्मल है, जिसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो ब्लड वेसल्स का साइज है वो अच्छा खासा लार्ज साइज है, लेकिन यहाँ पर वो थोड़े से कंस्ट्रक्ट हुए हैं, जिसकी वजह से ब्लड वेसल्स का साइज जो है वो कम हुआ है, यहाँ पे वो कंस्ट्रक्ट हुआ है। और इसी तरह फिर यहाँ पर प्लेटलेट जो है वो यहाँ पर एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएंगे, जिस तरह यहाँ पर हुए हैं, यहाँ पर प्लेटलेट्स एक्यूमुलेट हुए हैं, जिसकी वजह से जिसको हम लोग प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन, फिर यहाँ पर बनेगा प्लेटलेट प्लग जो है फिर यहाँ पर बन जाएगा। और इसके ऊपर फिर फिब्रिन्स वगैरह डिफरेंट कोलेजन और फिब्रिन जो है वो आ जाएंगे, जो कि फिर क्लॉट में कन्वर्ट हो जाएगी इस एरिया को, और ओवरऑल प्रॉपर एक क्लॉट जो है वो बन जाएगा। और इस पूरे प्रोसेस को हम लोग हेमोस्टेसिस कहते हैं। इस वीडियोग्राफिकल इमेज से हमें ज्यादा बेहतर समझ आ सकता है कि सबसे पहले यहाँ पर प्लेटलेट्स आएंगे, ये वाइट जो नजर आ रही है प्लेटलेट्स हैं, वो प्लेटलेट्स एक्टिवेट हो जाएंगे। प्लेटलेट्स पहले इनएक्टिव फॉर्म में थे, वो एक्टिवेट हो जाएंगे। ये जो यहाँ पर थ्रेड्स के फॉर्म में जा रही है, ये एक्टिवेशन है उसकी। और फिर वो एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स बाकी प्लेटलेट्स को फिर यहाँ पर एक्यूमुलेट कर देंगे, बाकी प्लेटलेट्स को फिर यहाँ पर बुलाएंगे, जिसकी वजह से प्लेटलेट प्लग बन जाएगा। सबसे पहला स्टेप जो कि वेजो कंस्ट्रक्शन है, दैट रिड्यूसेस द फ्लो ऑफ ब्लड टुवर्ड्स द इंजर्ड एरिया, या उस ब्लड वेसल्स के थ्रू फ्लो ऑफ ब्लड को जो कम करेंगे ताकि ब्लीडिंग लॉस कम हो। इसके ये जिनकी वजह से होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की वजह से ये होता है, जिसमें नॉरएपिनेफ्रिन न्यूरोट्रांसमीटर मोस्टली इन्वॉल्व होते हैं और एपिनेफ्रिन हार्मोन की वजह से ये होते हैं। इसके अलावा ये थ्रोम्बोक्सिन ए2 और जो सेरोटोनिन है
इन दोनों की वजह से भी वेजो कंस्ट्रक्शन होता है, जिसकी वजह से ब्लड लॉस जो है वो कम हो जाता है। फिर यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो वेजो कंस्ट्रक्शन जिस तरह यहाँ पे शो हो रहा है कि ब्लड वेसल्स का साइज कम हो जाता है, ब्लड यहाँ से भी कंप्रेस हो रहा है और यहाँ से भी ब्लड वेसल्स कंप्रेस हो रहे हैं, और इस प्रोसेस को हम लोग वेजो कंस्ट्रक्शन कहते हैं, जिसमें ब्लड का साइज जो है वो कम हो रहा है, बेसिकली ब्लड वेसल्स का साइज कम हो रहा है, जिसकी वजह से जो ब्लड की फ्लो है वो कम हो जाएगी। जो प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन, इसके 3 स्टेप्स हैं हमारे पास। सबसे पहले इसमें प्लेटलेट एडहेरेंस है, प्लेटलेट एक्टिवेशन है एंड प्लेटलेट एग्रीगेशन है। अगर हम लोग करें जो पहला स्टेप है कि कहीं पे भी फॉर एग्जांपल यहाँ पे जख्म हुआ है, इस एरिया में इंजरी हुई है, तो यहाँ पर ये होगा कि प्लेटलेट्स जो है वो यहाँ पर एडहेर हो जाएंगे, प्लेटलेट्स यहाँ पर एक्यूमुलेट हो जाएंगे, यहाँ पर प्लेटलेट्स जो है वो आना स्टार्ट करेंगे। जब प्लेटलेट्स यहाँ पर आ जाएंगे तो वो एक्टिवेट हो जाएंगे। प्लेटलेट्स जब एक्टिवेट होंगे तो वो जो डिफरेंट केमिकल मीडिएटर्स है, जिस तरह एडीपी है फॉर एग्जांपल, थ्रोम्बोक्सिन A2 है, या इसी तरह फॉर एग्जांपल कैल्शियम है, या और इस तरह के क्लॉटिंग फैक्टर्स वगैरह हैं, अदर केमिकल्स जो हैं, उन सारों को जो है ये रिलीज कर देंगे, और इस स्टेप को हम लोग सेकेंड स्टेप कहते हैं और इसको हम लोग एक्टिवेशन कहते हैं। इसमें क्या हो रहा है कि बाकी जो प्लेटलेट्स होते हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे, जिसकी वजह से वो सारे के सारे प्लेटलेट्स यहाँ पर आके एक्यूमुलेट कर जाएंगे, जो कि थर्ड स्टेप है हमारे पास, या यहाँ पर आके सारे के सारे इकट्ठे हो जाएंगे, और इस स्टेप को फिर हम लोग प्लेटलेट एग्रीगेशन कहते हैं। सबसे पहले क्या हो रहा है कि प्लेटलेट एडहेर हुआ यहाँ पे कोलेजन प्रोटीन के साथ, सही है। उसके बाद फिर एक्टिवेशन हुई, थ्रोम्बोक्सिन A2 और एडीपी वगैरह चीजें रिलीज हुए, जिन्होंने बाकी प्लेटलेट्स को बुलाना था, फिर बाकी प्लेटलेट्स आ जाएंगे, और यहाँ पर प्लेटलेट एग्रीगेशन फिर हो जाएगी इस एरिया पे, प्लेटलेट प्लग बनेगा। जो प्लेटलेट एक्टिवेशन है, अगर आप देखें यहाँ पर जो अब यहाँ पर जो आ रहे हैं प्लेटलेट्स, वो प्रॉपर शेप के फॉर्म में आ रहे हैं, जो कि इनएक्टिव प्लेटलेट्स हैं, लेकिन वो फिर थ्रेड्स के फॉर्म में, या फिर इनसे जो थ्रेड्स निकल रहे हैं फिर एक्टिवेटेड हो जाते हैं बेसिकली, जो कि एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स में कन्वर्ट होते हैं। ये प्लेटलेट्स की एक्टिवेशन हो जाती है, और उन एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स से फिर डिफरेंट जो केमिकल्स है वो भी रिलीज होते हैं, जो कि बाकी प्लेटलेट्स को फिर बुलाएंगे। इसमें जो वही बेसिकली एक्सप्लेन हुआ कि प्लेटलेट एडहेशन में क्या होता है कि ब्लड वेसल्स के साथ प्लेटलेट्स जो है वो कोलेजन के साथ अटैच हो जाएंगे, और उसके बाद वो बाकी प्लेटलेट वो एडहेरेंस के बाद एक्टिवेशन शो करेंगे, और इसमें ये होगा कि डिफरेंट जो एडीपी या बाकी जो केमिकल मीडिएटर्स है, थ्रोम्बोक्सिन A2 इंक्लूडिंग, जिस ये सारे रिलीज होंगे, जिससे बाकी प्लेटलेट्स जो है वो एक्टिवेट हो जाएंगे, और एट द एंड सारे के सारे प्लेटलेट्स जो है वो एग्रीगेट कर जाएंगे वहाँ पे, और प्लेटलेट जिस तरह हमने पहले ये जेएफ इमेज डिस्कस किया था, तो यहाँ पर भी दोबारा ज्यादा क्लियर अब आप लोग समझ आएंगे कि पहले प्लेटलेट्स इनएक्टिव फॉर्म में थे, जब वो यहाँ पर आए तो वो एक्टिव हो गए प्लेटलेट्स। यहाँ पर ये अगर आप देखें, ये अगर आप देखें, ये सारे के सारे प्लेटलेट्स एक्टिवेट हो रहे हैं, और वो यहाँ पर एग्रीगेट भी हो रहे हैं साथ साथ बाकी केमिकल मीडिएटर्स की वजह से। प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन में हमारे पास यही स्टेप जो है वो उसमें रोल प्ले करते हैं कि पहले यहाँ पे ब्लड वेसल्स जब भी डैमेज होंगे तो यहाँ पर कुछ जो है वो प्लेटलेट्स आएंगे यहाँ पे, तो वो प्लेटलेट्स जो है वो फिर बाकी प्लेटलेट्स को बुलाएंगे, एक्टिवेशन के जरिए से उनको एक्टिवेट करेंगे, और फिर यहाँ पर एक प्लेटलेट एग्रीगेशन या जो प्लेटलेट जो एग्रीगेशन का प्रोसेस है या एक्यूमुलेशन का प्रोसेस है वो फिर स्टार्ट हो जाएगा, और एट द एंड पर हमारे पास प्लेटलेट प्लग बनेगा। ये एक प्लेटलेट प्लग है। तो अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि हमारा जख्म जो है वो ठीक हो जाता है, या जख्म जो है उससे ब्लीडिंग जो है वो स्टॉप होती है, लेकिन जैसे हम वो अगर हम किसी वाइट सरफेस को लगाते हैं वो जख्म, या फॉर एग्जांपल वो जख्म के साथ अगर हम लोग टच करते हैं उंगली वगैरह या हाथ, तो वो रेड स्पॉट जो है वो छोड़ देते हैं। उसकी रीजन क्या है? क्योंकि यहाँ पर जो है वो सिर्फ प्लेटलेट प्लग बना हुआ होता है, और इस प्लेटलेट प्लग में कोई फिब्रिन वगैरह चीजें नहीं होते हैं, जिसकी वजह से ये होता है कि जब ब्लड प्रेशर के साथ ब्लड वेसल में मूव कर रहा होता है, तो वो ब्लड जो है वो स्क्वीज करके इन प्लेटलेट से बाहर निकल आ सकता है। तो ये जो प्लेटलेट प्लग है इसको कम्प्लीटली क्लोज करने के लिए इसको क्लॉट के फॉर्म में कन्वर्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो हमारे थर्ड स्टेप जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, या थर्ड फेज जो उस प्रोसेस की वजह से हो रहा होता है। और इसमें ये तो इसके एक कॉमन एग्जांपल आप इस तरह से बेहतर समझ सकते हैं कि फॉर एग्जांपल जैसे जैसे हम घर बनाते हैं, दीवारें हम लोग ईंटों के साथ हम लोग दीवारें जो बना लेते हैं,
प्लास्टर से पहले जब हम जो स्टेज होते हैं वो प्लग फॉर्मेशन का स्टेज है कि आप सिर्फ ईंटें रख रहे हैं एक दूसरे के ऊपर सीमेंट वगैरह के साथ, लेकिन बाद में जब आप प्लास्टर कर देते हैं उसके जो छोटे छोटे होल्स हैं जो सुराख है वो सारे के सारे फिर बंद हो जाते हैं। आप फॉर एग्जांपल कोई शीट लगाते हैं, आप फॉर एग्जांपल उस पर कोई टाइल्स वगैरह आप लगाते हैं जिसकी वजह से पूरे के पूरे क्लोज आप कर रहे हैं उस एरिया को, उसको फिर हम लोग वो फिर हमारे पास फेज जो है वो क्लॉट फॉर्मेशन का है जिसमें प्रॉपर क्लॉट जब बनेगा, प्लेटल प्लग जब बनता है तो इससे फिर स्पॉट्स जो है वो आ सकते हैं, लेकिन क्लॉट बनने के बाद फिर स्पॉट्स भी नहीं। कोगुलेशन है ये बेसिकली वो प्रोसेस है जिसके थ्रू हमारे पास जो क्लॉट है वो प्रोड्यूस होता है। इस प्रोसेस में क्लॉट जो है वो इस प्रोसेस में बनता है और इसमें डिफरेंट जो है वो कोगुलेटिंग फैक्टर्स जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। ये सारे के सारे कोगुलेटिंग फैक्टर्स पहली बात है कि दे आर प्रोटीन नेचर, ये बेसिकली प्रोटीन्स होते हैं जो कि सिंथेसाइज होते हैं लिवर में। मोस्टली ऑफ कोगुलेटिंग फैक्टर जो है वो लिवर में सिंथेसाइज होते हैं, कुछ जो है वो प्लेटलेट्स में या जो एंडोथेलियम लेयर होता है ब्लड वेसल्स का वहां पर सिंथेसाइज होता है, लेकिन ज्यादातर कोगुलेटिंग फैक्टर लिवर में ही सिंथेसाइज होता है। एंड विटामिन के इज रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ फैक्टर 2। जो डिफरेंट फैक्टर्स हैं जिस तरह 2 है, 7 है, फैक्टर 9 है, 10 है, इनकी सिंथेसिस के लिए विटामिन के की भी जरूरत होती है। और ये जितने भी ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं ये नॉर्मली तौर पर इनएक्टिव होते हैं, ब्लड के अंदर प्लाज्मा में इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। जैसे कोई रिस्पांस इनके पास आएगा, जैसे कोई इंजरी होगी, उसके बाद ये फिर एक्टिव हो जाते हैं। आप सोचें अगर ये इंजरी से पहले एक्टिव हो तो उसमें तो ये होगा कि जो ये क्लॉटिंग फैक्टर्स फिर बॉडी की जो नॉर्मल ब्लीडिंग है उसको भी ये स्टॉप कर देंगे, पूरी की पूरी जो ब्लीडिंग है वो स्टॉप हो जाएगी जिसकी वजह से सर्कुलेटरी सिस्टम काम नहीं करेगा, बॉडी जो है वो उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा और काफी मसला हो सकता है उस टाइम पे। तो इसलिए जो ये क्लॉटिंग फैक्टर्स है ये नशीली तौर पर अल्लाह ताला ने उन्हें इनएक्टिव किया होता है, लेकिन ये है इस वजह से, ये प्रेजेंट इस वजह से होते हैं ताकि जो नॉर्मल फंक्शनिंग है बॉडी की वो चलती रहे और जैसे उनकी जरूरत ऑन द स्पॉट जो है ये एक्टिव होकर अपना फंक्शन परफॉर्म कर दें। और इसमें कुछ जो है वो प्रोटीलिटिक एंजाइम के तौर पे काम करते हैं या जो फिब्रिनोलिटिक एंजाइम के तौर पे काम करते हैं, और कुछ जो है वो क्लॉट बनाने के तौर पे काम करते हैं। मतलब कुछ जो है वो क्लॉट बनाते हैं, कुछ जो है वो क्लॉट को जो क्लॉटिंग फैक्टर्स इनकी अगर हम बात करें तो इनकी जो नंबरिंग है वो आप लोग खुद यहाँ पर देख सकते हैं कि उनकी नंबरिंग कितनी है। मेरे ख्याल में इसकी मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि ये कितने नंबर है, लेकिन इसमें कुछ क्लॉटिंग फैक्टर्स याद करना मेरे ख्याल में हर मेडिकल स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। जिस तरह फिब्रिनोजन जो है ये बहुत कॉमन क्लॉटिंग फैक्टर भी है और बहुत ज़्यादा भी इसकी ज़रूरत होती है। इसी तरह प्रोथ्रोम्बिन है, ये प्रोथ्रोम्बिन और इसी तरह जो टिश्यू फैक्टर हैं, कैल्शियम है, और इसी तरह जो हमारे पास जो डिफरेंट जो प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन जो क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं या फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर्स हैं, ये कुछ फैक्टर्स याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी बेशक अगर आपको नहीं भी पता हो तो ये कुछ जो है वो कोगुलेशन मैकेनिज्म को पढ़ने के लिए ये कुछ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। इसमें कुछ क्लॉटिंग फैक्टर्स जिस तरह फिब्रिनोजन है ये लिवर में सिंथेसाइज होते हैं, ये भी सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स लिवर में ही सिंथेसाइज होते हैं, लेकिन उनको विटामिन के की ज़रूरत होती है सिंथेसिस के लिए। और ये जो क्लॉटिंग फैक्टर्स नंबर ये जो 8, 5 एंड 12 है, इनकी सिंथेसिस जो है वो एंडोथेलियम जो ब्लड वेसल्स का इनर मोस्ट लाइनिंग होती है उसकी वहां पर ये सिंथेसाइज होते हैं। और जो क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 13 है ये फिर प्लेटलेट्स के अंदर जो है ये फिर जाके सिंथेसाइज होता है, प्लेटलेट्स में ये सिंथेसाइज होता है। जो ब्लड कोagulation की अगर हम लोग मैकेनिज्म देखें तो इसमें इसके जितना भी मैकेनिज्म है उसका एक ही पर्पस होता है। पर्पस उनका ये है कि फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट करें, मतलब फाइनल जो है ये फिब्रिन बना सके, ये इनका बेसिक पर्पस होता है। फिब्रिन क्या करेगा, वो फिर फर्दर आगे जो फिब्रिन है वो फिर जो फॉर एग्जांपल जो फिब्रिन है वो फिर फर्दर प्लेटलेट्स के साथ मिलके एक क्लॉट जो है वो प्रोड्यूस करेगा। और इसमें मोस्टली जो इम्पोर्टेंट रोल जहाँ से ये पाथवे जो है वो इनिशिएट होते हैं वो क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 10 है, जिससे ये पाथवे जो है वो एक्टिवेट होता है या इनिशिएट होता है। जिसमें जो ब्लड कोagulation के पाथवेज हैं वो दो तरह के पाथवेज, एक हमारे पास एक्सट्रिंसिक पाथवे है और एक हमारे पास इंट्रिंसिक पाथवे है। इंट्रिंसिक पाथवे पे अगर हम लोग सबसे पहले बात करें इंट्रिंसिक पाथवे, तो ये वो पाथवे हैं जिसमें जो जब इंजरी होगी, फॉर एग्जांपल हाथ में इंजरी होती है, हैंड्स में जो है वो इंजरी हो जाती है, वहाँ पर ब्लीडिंग स्टार्ट होता है, तो उस टाइम पे ये होगा कि जो हैंड्स के लोकल जो हैंड के अंदर
जो हैंड वाले एरिया में, जो हाथ वाले एरिया में जो क्लॉटिंग फैक्टर्स प्रेजेंट होंगे, वो क्लॉटिंग फैक्टर्स ऑन द स्पॉट जो है वो आके अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे। इफेक्ट उनका क्या होगा कि क्लॉट बनाएंगे और ब्लीडिंग को स्टॉप करने की कोशिश करेंगे। इस पाथवे को हम लोग इंट्रिंसिक पाथवे कहते हैं, जिसमें उस एरिया के लोकल टिश्यूज की जो क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं जो वहां पर प्रेजेंट होंगे, जो लोकल टिश्यूज के क्लॉटिंग फैक्टर जब काम करेंगे ब्लड को स्टॉप करने में, उस पाथवे को हम लोग इंट्रिंसिक पाथवे कहते हैं। जो ज्यादातर जब शॉर्ट इंजरी हो, छोटी इंजरी अगर हो, तो उसमें इंट्रिंसिक पाथवे ही सिर्फ रोल प्ले कर रहे होते हैं। लेकिन एक्सट्रिंसिक पाथवे वो पाथवे हैं जिसमें जो उस लोकल एरिया के बगैर बाकी जो ब्लड के अंदर फैक्टर्स प्रेजेंट हैं, जो ब्लड के अंदर क्लॉटिंग फैक्टर्स प्रेजेंट हैं, उस वो ब्लड वाले क्लॉटिंग फैक्टर्स भी अगर रोल प्ले करें या क्लॉट बनने में अपना किरदार अदा करें, तो उस प्रोसेस को फिर हम लोग एक्सट्रिंसिक पाथवे कहते हैं। इंट्रिंसिक पाथवे मींस कि उसमें उस लोकल ऑर्गन या साइट ऑफ इंजरी के जो क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं सिर्फ वो क्लॉट बनाए। लेकिन एक्सट्रिंसिक पाथवे मींस कि जिसमें ब्लड के अंदर मींस कि जो बॉडी पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हुए होंगे, वो क्लॉटिंग फैक्टर्स भी अगर यूटिलाइज होते हैं क्लॉट बनाने में, अगर रोल प्ले करते हैं, तो उस पाथवे को फिर हम लोग एक्सट्रिंसिक पाथवे कहते हैं। और आप बेहतर मेरे ख्याल में समझते होंगे कि जो इंट्रिंसिक पाथवे जब भी इंजरी होगी तो सबसे पहले इंट्रिंसिक पाथवे जो है वो अपना फंक्शन परफॉर्म करेगी, और वो अगर काफी पड़ जाते हैं तो ठीक है, अगर और क्लॉटिंग फैक्टर्स की जरूरत होती है तो फिर एक्सट्रिंसिक पाथवे से बॉडी जो बाकी बॉडी पार्ट्स या ब्लड है वहां से भी फिर क्लॉटिंग फैक्टर्स उस स्पेसिफिक ऑर्गन में आ जाते हैं और वहां पर क्लॉटिंग वो करते हैं फिर। लेकिन बेशक किसी भी पाथवे हो या चाहे वो इंट्रिंसिक पाथवे हो क्लॉटिंग का, चाहे वो इंट्रिंसिक हो उस लोकल इंट्रिंसिक बेशक वहां पे यूज हो, या चाहे वो एक्सट्रिंसिक हो जो बाकी ऑर्गन्स या ब्लड के क्लॉटिंग फैक्टर्स वहां पर यूज हो, उनका जो ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म या कोगुलेशन मैकेनिज्म है वो सेम है। वो यही जो यहाँ पर शो हुआ है, वो दोनों पाथवेज के लिए जो कोगुलेशन मैकेनिज्म या क्लॉट बनने का जो मैकेनिज्म या प्रोसेस है वो यही है जो यहाँ पर शो हुआ है बेसिकली। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें ये हो रहा है कि सर मैंने पहले बताया कि जो ब्लड है उसके अंदर क्लॉटिंग फैक्टर्स इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल प्रोथ्रोम्बिन इनएक्टिव क्लॉटिंग फैक्टर है, जो क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 1 था अगर आपको याद हो। फिब्रिनोजन इनएक्टिव क्लॉटिंग फैक्टर है जो कि मेरे ख्याल में क्लॉटिंग नंबर फैक्टर नंबर 2 या 3 था अगर आपको याद हो। अब यहाँ पर होता है क्या कि कैल्शियम फॉर एग्जांपल क्लॉटिंग फैक्टर है, फैक्टर नंबर 10 जो है कैल्शियम है, ये सारे प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर्स के तौर पे काम करते हैं जो प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करते हैं, प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट करेंगे, ये थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करेंगे ये। और ये जो थ्रोम्बिन है ये फिर फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट करेंगे, जो फिब्रिनोजन इनएक्टिव था उसको फिब्रिन यानी एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, और बाद में फिर स्टेबलाइजिंग एजेंट्स के तौर पे काम करेंगे जो फिब्रिन को स्टेबलाइज करेंगे। और ये फिब्रिन फिर डिफरेंट जो फाइबर्स है वो बनाएंगे जिससे ब्लड क्लॉट जो है वो एट द एंड पे प्रोड्यूस होगा, ब्लड क्लॉट बनेगा फिर उसके एंड पे। तो जो कोगुलेशन के मैकेनिज्म है इसमें सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स काम करते हैं, और ये क्लॉटिंग फैक्टर्स पहले से इनएक्टिव होते हैं। जब कोई एक्सट्रिंसिक या इंट्रिंसिक पाथवे जब स्टार्ट होता है, जब कोगुलेशन मैकेनिज्म स्टार्ट होगा उसके बाद फिर ये एक्टिवेट हो जाते हैं और कोगुलेशन काज करते हैं फिर, या ब्लड क्लॉट जो है ये प्रोड्यूस करते हैं उस टाइम पे फिर। ये था आज का लेक्चर हमारा ब्लड कोगुलेशन या क्लॉटिंग या हीमोस्टेसिस के हवाले से। फर्दर इंशाल्लाह हम लोग जो फोर्थ लेक्चर है ब्लड को उसको भी इंशाल्लाह आपके सामने शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच।